हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया और मैं इस टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आधुनिक युग में जब आज हम लोग मछली पालन के लिए फीड का प्रयोग करते हैं, आपके सप्लीमेंट्री फीड हो गया या फिर आप फार्म पर ही अपना फीड तैयार करके मछलियों को खिलाते हैं। लेकिन जब हम फीड का खोज नहीं कर पाए थे, जब मछलियों को प्राकृतिक रूप से जब पालन किया जाता था तो आपके तालाबों में छोड़ दिया जाता था, ऐसी है, तब भी आपकी मछलियां बड़ी होती थी। वो किस वजह से बड़ी होती थी? वो होती थी आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की वजह से। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मछलियां हैं, अगर आप उसको सप्लीमेंट्री फीड नहीं खिलाते तब भी वो आपके तालाब में जो प्राकृतिक भोजन है उनका प्रयोग खाना खा के वो अपना ग्रोथ है वो करती हैं। इसी प्रकार हम लोग आजकल तालाब में खाना खिलाने के साथ साथ हम लोग तालाब में फर्टिलाइजर, मैन्यूरिंग का भी प्रयोग करते हैं ताकि तालाब में प्राकृतिक भोजन बनता रहे। तो आज का वीडियो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में काऊ डंग, गोबर के बारे में बात करेंगे, आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, साथ में आपका फर्टिलाइजर और मैन्यूरिंग के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपने सुना होगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन के लेवल को ही हम लोग जब मेजर करते हैं और जितना अच्छा लेवल आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का होगा उतना ज्यादा आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो बनती है। किसान भाइयों, आपने तालाब में बच्चा डालने से पहले तालाब की तैयारी के दौरान हम लोग फर्टिलाइजर या फिर मैन्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। इससे आपके तालाब में जो मिट्टी होता है वो भुरभुरी होती है और साथ ही साथ अगर आपके तालाब में सीपेज की प्रॉब्लम है तो हम लोग तालाब में फर्टिलाइजर या फिर मैन्यूरिंग डालने का सजेशन देते हैं ताकि तालाब में जो भी बॉटम से पानी का सीपेज हो रहा है वो सारा जो पोर होगा, जो छिद्र होगा, वो मैन्यूरिंग के थ्रू पूरा पैक हो जाती है, जिससे आपके तालाब में सीपेज की दिक्कत है वो खत्म होती है। साथ ही साथ तालाब में प्रोडक्टिविटी आपके बढ़ाने के लिए भी हम लोग मैन्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। तालाब में बच्चा डालने से 15 दिन से पहले हम लोग जब तालाब की तैयारी करते हैं तो वहां पर अगर आपका तालाब ग्रो आउट तालाब है, जहां पर आप मछली को पूरे 7 से 8 महीने या फिर साल भर तक पालन कर रहे हैं, तो वहां पर आपके गोबर का डोज है वो अलग होता है। बात करें अगर डोजेस की ग्रो आउट तालाब में दोस्तों, तो हम लोग प्रति एकड़ 800 से 900 किलो गोबर के साथ साथ सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलो यूरिया का प्रयोग है वो करते हैं। इन तीनों से आपके तालाब में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन को ग्रोथ करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और इन सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं उनके प्रयोग से आपके तालाब में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का है उनकी जो मात्रा है वो बढ़ती है, जिससे अल्टीमेटली आपके फाइटोप्लैंक्टन और उसको खा करके जूप्लैंक्टन है वो ग्रोथ करती है। करें दोस्तों अगर नर्सरी तालाब में, तो नर्सरी तालाब में भी हम लोग गोबर का प्रयोग करते हैं। अगर आपका जो नर्सरी तालाब है दोस्तों वो 5 से 15 डेसिमल के बीच में है या फिर मिनिमम आपके 50 डेसिमल तक है, तो वहां पर भी हम लोग प्रति एकड़ 100 से 120 किलो गोबर के साथ साथ हम लोग मिनिमम 200 से 250 किलो आपके ग्राउंड नट ऑयल केक मतलब सरसों की खली, उसके साथ 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट को फर्टिलाइज करके और आपकी उसमें फर्मेंटेट करके हम लोग तालाब में अप्लाई करते हैं। और तालाब में अप्लाई करने के हफ्तों भर के पश्चात ही हम लोग उसमें तालाब में स्पॉन्ज छोड़ते हैं। आप तालाब में गोबर का प्रयोग करिए दोस्तों। सबसे पहला काम हमारा होता है तालाब में कि हम लोग फर्मेंटेशन किस प्रकार से कर रहे हैं। आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी फर्मेंटेशन करते हैं हम लोग, या फिर आपके अबनॉक्सियस कंडीशन में भी हम लोग आपकी फर्मेंटेशन प्रक्रिया है उसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने नर्सरी तालाब या फिर ग्रो आउट तालाब के बगल में एक ठो गड्ढा बनवाना है 10 बाई 10 का, और उसमें आपको दोस्तों जितना भी डोजेस मैंने बताए हैं उसके हिसाब से तीनों चारों इंग्रेडिएंट्स को डाल करके आपको उसमें पानी मिलाना है और उसको 72 घंटे सड़ा करके तभी आप उसको स्लरी के रूप में तालाब में प्रयोग करना है। दूसरी बात, बहुत जगह आजकल इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर का भी प्रचलन बढ़ रहा है, मतलब मछली पालन के साथ साथ हम लोग दूसरे जो पशु है उसको हम लोग पालन करते हैं, चाहे वो बकरा हो गया, चाहे आपका सुअर हो गया, चाहे आपका मुर्गी हो गया। तो अगर आप मछली पालन के साथ साथ दूसरा बिजनेस मॉडल अपनाना चाहेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर का भी प्रयोग करना चाहिए, जहां पर हम लोग तालाब के बगल में या फिर किनारे में दूसरे
आपके पशुओं को रखने के लिए एक शेड का निर्माण करते हैं और जो भी उनका वेस्टेज है, जो भी उनका एक्सक्रीटा मटेरियल है, चाहे गोबर हो गया, चाहे पोल्ट्री वेस्ट हो गया, उसको हम लोग तालाब में प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा कल्चर सिस्टम अगर आपके पास होगा तो प्रति एकड़ आपको 40 से 45 किलो जो मुर्गी का खाद है, चाहे गोबर है, उसका प्रयोग डेली करके भी आप मछली पालन कर सकते हैं। इसमें आपको फीडिंग का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक दिक्कत आती है, वो है आपके वाटर पैरामीटर्स को। तो अगर आपके पास वाटर टेस्टिंग किट है तो उसका प्रयोग आप 3 दिन में एक बार जरूर करिए, ताकि आप अमोनिया, डीओ और पीएच को अच्छे से मेंटेन कर पाएं। अगर आप बायोगैस स्लरी या फिर आप बायोगैस प्लांट आपके पास होगा तो उससे जो स्लरी जो बचता है बायोगैस को निकालने के बाद, उस स्लरी को भी दोस्तों आप रेगुलर तालाब में 80 से 120 किलो स्लरी का प्रयोग है वो कर सकते हैं। इससे भी आपको तालाब में फीडिंग डालने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो भी हम लोग फर्टिलाइजर या फिर मैन्योरिंग की बात करते हैं वो आपके कार्प मछलियों के लिए ज्यादातर प्रयोग होता है। कैट फिशेस के लिए ज्यादा हम लोगों को फर्मेंटेशन नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर बात करें कार्प मछलियों की तो आपको महीने में एक बार तो तालाब में फर्टिलाइजर या फिर मैन्योरिंग जरूर करिए, ताकि तालाब में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आपका फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का लेवल है वो अच्छे से बना रहे। तो किसान भाइयों, गोबर का प्रयोग करना आजकल आधुनिक खेती में थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हैं, आपके पास फंडिंग थोड़ा सा कम है, तो आप गोबर के प्रयोग से ही मछली पालन कर सकते हो बिना किसी कंपनी वाले फीड को खिलाए। तो अगर आपको जानकारियां पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।